गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मौर्या नर्सिंग क्लासेस में स्वागत है। आई होप कि आप सभी भी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने पिछला लेक्चर में हम लोग बात किया था एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, मेडिकल और सर्जिकल क्या है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था सेल के बारे में, जो कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट है। तो दोस्तों, उसी सब्जेक्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है सेल। सेल का ही पार्ट्स है, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ हाउस सेल के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये एटीपी सिंथेसाइज करता है। क्या करता है? एटीपी सिंथेसिस करता है। ठीक है दोस्तों, और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेला है। ठीक है दोस्तों, क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेला। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड क्यों बोलते हैं? देखिए, एक यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से हम लोग इसको डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड बोला जाता है। इस डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड के बीच में देखिए एक स्पेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? स्पेस पाया जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है दोस्तों, ये सब आप लोग ध्यान दीजिए। और जो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेमी ऑटोनोमस भी होता है। क्या होता है? सेमी ऑटोनोमस। सेमी मतलब हाफ। ठीक है, और ऑटोनोमस मतलब बाई सेल्फ, मतलब कि ये खुद अपना कार्य को करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है सेमी ऑटोनोमस होता है, वो अपने कार्य को यानी सेल में खुद करता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता है। ठीक है, बाकी सब जितना भी है वो किसी न किसी पे डिपेंड है, बट ये ऑटो से हाफ डिपेंड करता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जो कि ये सॉसेट शेप का होता है। देखिए दोस्तों, इसका शेप कैसा दिख रहा है आप लोगों को देखने में? बिल्कुल ही सॉसेट शेप का जैसा दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए, मैंने बताया था ना अभी जस्ट, एटीपी सिंथेसाइज करता है बिल्कुल, और ये ग्रेनुलस होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, और एटीपी सिंथेसिस में भी पोरिस होते हैं, जो कि सेल्स से हमारे बॉडी में आदान प्रदान का कार्य करता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ही डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डीएनए। ठीक है दोस्तों, डीएनए के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सेल के लास्ट टॉपिक है डीएनए क्या है, आरएनए क्या होता है, सेल डिवीज़न में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, इसमें ही राइजोसोम पाया जाता है। देखिए, कुछ कुछ राइजोसोम है ना, इसमें पाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस करता है, जो कि फैटी एसिडिक सिंथेसिस करता है। क्या करता है? फैटी एसिड सिंथेसिस। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जो फैटी एसिड है, इसको हम लोग लिपिड्स भी बोलते हैं। मतलब आप लोग को पता होगा लिपिड्स क्या होता है। ठीक है, लिपिड्स, फैट को ही लिपिड्स बोला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएचओ में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो गलत बातों पर ना ध्यान देकर हम लोग अपने टॉपिक को बढ़ते हैं। देखिए, अभी बताया था ना मैंने, इसमें इनर मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन में ही क्या पाया जाता है? प्रोटीन और लिपिड्स पाया जाता है। देखिए दोस्तों, फैटी एसिड सिंथेसिस करता है, तो यहाँ पे लिपिड्स है कि नहीं है ना? यहाँ भी देखिए, आउटर मेम्ब्रेन में स्मूथ होता है, इसमें भी है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा दिक्कत आ रही है, हाँ, जो कि हेल्प इन
अगला पॉइंट देखते हैं। इसका रेशियो होता है 1/1, इसमें इनर मेम्ब्रेन में, आउटर मेम्ब्रेन में 2/1 का होता है। ठीक है, ये हेल्प करता है किस चीज़ में, वेटिलोजेनेसिस यानी कि यॉल्क सिंथेसिस, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होता है, जो जब मतलब फर्टिलाइज होता है उसके दौरान, मतलब बेबी बर्थ से पहले हमारे योग सिंथेसिस होता है। योग सिंथेसिस का ड्यूरेशन कितना होता है, 2 से लेकर 8 वीक तक। ठीक है दोस्तों, 2 से लेकर 8 वीक तक। ठीक है, हाँ। तो देखिए अब आप सोचिएगा कि ये योग सिंथेसिस क्या होता है। तो ये सिंथेसिस हम लोग एम्ब्रोइक पीरियड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, एम्ब्रोइक पीरियड, एम्ब्रोनिक पीरियड को बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जाइगोट होता है, एम्ब्रोय होता है, फीटस होता है, न्यूबॉर्न हो जाता है बेबी का। तो ये जो पार्ट है जाइगोट एम्ब्रोय, इसी को हम लोग वेटियोजेनेसिस में हेल्प करता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, अगला है हमारा राइबोसोम। अभी हमने जस्ट बताया ना थोड़ा देर पहले कि राइबोसोम क्या होता है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में ऊपर, जिसको हम लोग इंजन ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंजन ऑफ सेल। ठीक है दोस्तों, जो कि प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला जाता है इसको, जो कि स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेला होता है। लार्जेस्ट में न्यूक्लियस था, और सेकेंड लार्जेस्ट में माइक्रोकॉन्ड्रिया था। थर्ड स्मॉलेस्ट जो इसका होता है वो राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम। अगला देखते हैं लाइसोसोम क्या होता है। लाइसोसोम को हम लोग क्रिश्चियन रेन डे डुक भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका नाम रेन डे डुक भी बोलते हैं। ठीक है, रेन डे डुक। इसको हम लोग सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। इसको हम लोग लाइसोसोम जो है सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं, और स्क्रावेंजर ऑफ सेल भी इसी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, स्क्रावेंजर ऑफ सेल। और स्क्रावेंजर ऑफ सेल ब्लड में कहाँ होता है, तो WBC में होता है। किस चीज़ में होता है, स्क्रावेंजर ऑफ ब्लड सेल WBC में। लाइसोसोम को हम लोग डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइसोसोम को डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट पे हम लोग जा रहे हैं। अगला है हमारा इंडो रेक्टिकुलम। ये इंडो रेक्टिकुलम क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। जो इंडो रेक्टिकुलम है हमारा 2 होता है सेल में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है इसमें इंडो रेक्टिकुलम 2 होगा। ठीक है, पहला होगा रफ इंडो रेक्टिकुलम, क्या, रफ इंडो रेक्टिकुलम, एक स्मूथ रेक्टिकुलम। ठीक है, जो रफ इंडो रेक्टिकुलम है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे किस चीज़ का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस। लेकिन जो स्मूथ इंडो रेक्टिकुलम है वो CHO, लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करता है। दोस्तों देखिए यहाँ पे CHO जो दिया हुआ है, ये मत सोचिएगा कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ही होगा, नहीं। CHO का मतलब है कार्बन, क्या आप लोग बताइए जल्दी जल्दी, अपने अपने दिमाग में सोचिए ये CHO होता क्या है। कार्बन हाइड्रेट होता है। ठीक है, हाँ। और लिपिड्स पता है, फैट को बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारा बॉडी में होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारा बैड भी होते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं। कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारा ये क्या बोलते हैं, गुड भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्या पॉइंट है हमारा। अगला है हमारा गोल्गी अपैरेटस। ये गोल्गी अपैरेटस क्या है, आई होप आप लोगों को समझने में दिक्कत आ रही होगी। बहुत टीचर बोलते हैं गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस। तो ये गोल्गी अपैरेटस क्या होता है,
तो गोल्गी एपेरेटस को ही हम लोग गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और पोस्ट ऑफिस की भी बोलते हैं इसको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो पोस्ट ऑफिस है ना, इसी को हम लोग गोल्गी एपेरेटस भी बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए दोस्तों, साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? इसमें क्या होता है देखिए, साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन फ्लूइड, इसमें फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, क्या प्रेजेंट होता है इसमें? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। कंटेंट क्रिस्टल विच कंटेनिंग, देखिए क्या क्या इसमें प्रेजेंट होता है, प्रोटीन, लिपिड्स, इलेक्ट्रोड्स, ये सब प्रेजेंट होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा में ही आगे क्या होता है देखिए, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसेप्ट फॉस्फेट होता है। ठीक है दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही फॉस्फेट होता है, जिसको फॉस्फोलिपिड देखिए यहाँ पे बोलते हैं। देखिए रिसेप्टर साइट ऑफ नॉन एस्टेरॉइड हार्मोन भी होता है इसमें। कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन 55% होता है, लिपिड्स 40% होता है, CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो कि 5% होता है। ऑल आर फॉस्फेट लिपिड्स, ये जो कुछ भी है क्या है, फॉस्फेट लिपिड्स है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है ये फॉस्फोलिपिड होता क्या है हमारे सेल में। तो देखिए दोस्तों, फॉस्फोलिपिड हैव ए 2 एंड। देखिए यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है इसमें क्या दिया हुआ है, फॉस्फोलिपिड हैव ए 2 एंड। एक को हम लोग हेड बोलते हैं, एक को हम लोग टेल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग हेड बोलते हैं, इसको हम लोग टेल बोलते हैं। इस दोनों के बीच को हम लोग फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन बोलते हैं पूरे को। ये क्या करता है, हमारे सेल्स दोनों इलेक्ट्रिक चार्ज को एक ले जाता है, एक इलेक्ट्रिक चार्ज को नहीं ले जाता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाता है उसे हम लोग लविंग बोलते हैं, और जो नहीं ले जाता है उसको हेटिंग बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है हेड टेल विथ इलेक्ट्रिक चार्ज हाइड्रोफो, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफेलिक। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं ले जाता उसको हम लोग हाइड्रोफेलिक बोलते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो हमारे कमेंट में ज़रूर आप लोग क्वेश्चन पूछें। अब दोस्तों देखिए, हम लोग अपने टॉपिक पर ध्यान देते हुए, जाहिर सी बात है हम लोग जब यदि हम लोग सेल पढ़ रहे हैं तो बॉडी में सेल लार्जेस्ट सेल तो होगा ना, ह्यूमन बॉडी में कोई ना कोई, या एनिमल ही है तो उसमें तो लार्जेस्ट सेल कोई होगा। बट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या करते हैं, द स्टडी ऑफ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, मतलब हम अपनी बॉडी के बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए यहाँ पर हम लोग लार्जेस्ट सेल किसको बोलते हैं, देखिए ये फिगर में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, लार्जेस्ट सेल न्यूरॉन को बोलते हैं, जो कि 100 माइक्रोन का होता है। ठीक है दोस्तों, कितने माइक्रोन का, 100 माइक्रोन का। दिख रहा है आप लोग को। जो फीमेल में है ओवम होता है, जो कि 130 डायमीटर होता है। जो मेल में न्यूरॉन का जो डायमीटर होता है 0.1 होता है, और फीमेल में जो कि डायमीटर 130 होता है डायमीटर। सोचिए, इसी चलते ये लार्जेस्ट सेल होता है किसमें, फीमेल में। और मेल में कौन सा होता है, ये न्यूक्लियस होता है। देखिए दोस्तों, फीमेल का ओवम का लाइफ स्पान कितना होता है, 12 से 24 घंटा, यानी कि एक दिन में अगर किसी मेल का स्पर्म अगर फीमेल में कांटेक्ट करता है तो फर्टिलिटी होता है, तो जो बेबी का बर्थ होता है, मतलब आफ्टर फर्टिलाइज टू कम फ्रॉम बेबी आफ्टर अ 9th मंथ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि अगर 12 से 24 घंटे के बीच यदि कोई स्पर्म ओवम को नहीं मिलता है तो यहाँ पर फर्टिलिटी का चांस बहुत ही बिल्कुल ही ना के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बिल्कुल अच्छी तरह से। जो जिस प्रकार की आप लोगों को कोई दिक्कत हो
समस्याएं आ रहा हो, इस चैप्टर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत समय है। धीरे धीरे हम लोग सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अभी एनाटॉमी देख रहे हैं, फिजियोलॉजी देख रहे हैं, धीरे धीरे फंडामेंटल आएगा, फिर उसके बाद ये बायोकेमिस्ट्री आएगा। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर का आते रहेंगे, सेकेंड ईयर के भी आएगा धीरे धीरे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। जाहिर सी बात है, अगर लार्जेस्ट सेल कोई होता है तो स्मॉलेस्ट सेल भी हो रहा होगा ना हमारे ह्यूमन बॉडी में। तो स्मॉलेस्ट सेल किसे बोलते हैं? देखिए, फीमेल और मेल। फीमेल में स्मॉलेस्ट सेल होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं, जो कि 2.5 माइक्रोन का होता है। ठीक है दोस्तों, 2.5 माइक्रोन होता है, जिसका लाइफ स्पान 8 से 10 दिन, यानी कि हमारे बॉडी में मेल हो या फीमेल कोई 8 से 10 दिन प्लेटलेट्स का लाइफ होता है। कितना? 8 से 10 डेज ओनली। इसके बारे में प्लेटलेट्स ब्लड क्या होता है, WBC क्या होता है, RBC क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सारा चीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हम लोग टिश्यू के बाद ब्लड के बाद हार्ट, धीरे धीरे मतलब टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम लोग बात किया था उसमें बोला था ना, जो लार्जेस्ट फीमेल में होता है वो ओवम होता है, लेकिन मेल में सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है पता है? स्पर्म होता है, जो कि 1 माइक्रोफाउंड होता है। कहाँ पे होता है? लाइडिंग सेल इन द टेस्टिस, यानी कि स्क्रोटम में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका लाइफ स्पान 48 से 72 घंटा होता है, मतलब 48 आवर टू 72, यानी कि 3 से 4 दिन तक ये होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए, इसमें भी एक हेड होता है, इस पीछे वाले को टेल बोलते हैं। टेल का 3 पार्ट होता है, देखिए दिया हुआ है, मिड पीसेस, प्रिंसिपल पीसेस एंड टर्मिनल पीसेस। ठीक है दोस्तों, मतलब ये पार्ट्स हैं। इसके बारे में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप लोग टेंशन ना लें, जो भी दिक्कत आ रही हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देखिए तो दोस्तों, सेल हमारे बॉडी में, देखिए हर एक पार्ट में अलग अलग टाइप का सेल होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए टाइप्स ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लड का सेल कैसा होता है? रेड ब्लड सेल ऐसा होता है। इम्यूनी सेल कैसा होता है? ऐसा होता है। इम्यून सेल ऐसा होता है, सॉरी। ईग सेल जो होता है, जो कि इस तरह का शेप होता है। फैट सेल, जिसे हम लोग लिपिड्स बोल रहे थे, जो इस तरह का शेप होता है। एपिथेलियल सेल, जो कि इस तरह का होता है। मसल सेल्स, जो ऐसे दिखता है। मसल सेल जो हमारे मसल्स में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए अभी आ गया ना स्पर्म सेल, जो हम लोग पिछला टॉपिक पे बात किए थे। स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट इन मेल, कौन सा? स्पर्म। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए, बोन सेल। जाहिर सी बात है, अगर सब सारे हमारे बॉडी में सारे पार्ट में सेल पाया जा रहा है, तो बोन में भी तो कोई ना कोई सेल पाया जाएगा। देखिए, बोन सेल ऐसा दिखता है, स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, मतलब डायग्राम इसका ऐसा है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में सारे डिटेल हम लोग करेंगे। जैसे जैसे हम लोग टॉपिक यूनिट अपना सब्जेक्ट करते जाएंगे, मैं आपको हर एक प्रकार का बताते जाऊंगा। आपको जो भी कुछ समस्या दिक्कत हमारे कमेंट में बताते रहें। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन, यही न्यूरॉन है, इसी के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है हमारे बॉडी में, जिससे हमारा सारे कार्य एंड फंक्शन को करते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा हो। तो दोस्तों, मौर्य नर्सिंग क्लासेस, अगर किसी प्रकार की कोई अगर क्यूरी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताएं प्लीज़। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड दोस्तों, कुछ नहीं, बस लास्ट में एक भाई लाइक तो बनता है ना, लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। ठीक है, क्योंकि हर एक वीडियो आपके नोटिफिकेशन में सबसे पहले पहुंचता रहे, जो कि आप मौर्य नर्सिंग क्लासेस के द्वारा अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें, जिस प्रकार आपको कोई कठिनाई ना हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।